तो कितने हो गए थे? 53। देखो एक चीज और जान लो आप लोग कि आने वाला जो 25 है तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होगे कि यूपी में शिक्षा विभाग जो है सारे जितने भी एलटी, जीआईसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सबका जो है सीट का ब्यौरा ले रहा है। तो वैकेंसी आनी एकदम निश्चित है फरवरी में। या तो हमें लगता है जीआईसी वाला, एलटी वाला तो अभी पता चल जाएगा 5-6 दिन में। 5-6 दिन में जो है यूपीपीएससी जो है उसका अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा अपना तो उसमें पता चल जाएगा। सर क्वेश्चन आप नहीं उस ग्रुप में डाले थे, प्रोडक्ट हाँ डिफरेंशिएशन, हाँ हाँ। हु बहू क्वेश्चन वही आया था सर। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यार। मैंने देखा है ना कि क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन वही है जो पढ़ाया हुआ पर थोड़ा ना माँ फिरा के पूछता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल सब अच्छा होगा, तैयार से सब लोग। वैसे इस बार निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है सर। इस बार नेट हो जाना चाहिए आपका बढ़िया से। इस बार नेट हो जाएगा तो आपका एक दो चांस खुल जाएंगे आपके लिए। प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है जीडीसी वाली, वो बहुत, में कोई धोखाधड़ी नहीं होती। एग्जाम तो बढ़िया है, संभावना रहती है। जीआईसी की वैकेंसी आ रही है, जीआईसी पीजीटी इकोनॉमिक्स की, तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, सबके लिए अवसर लेके आएगा। आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 55 तक शायद कर लिए थे, 55 तक। 56 करना है हम लोगों को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से, यानी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी फंड थ्योरी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ कोष का सिद्धांत पढ़ा है ना। ऋण योग्य कोष सिद्धांत में क्या नेबल फंड है वो किसका किसका फंक्शन होता है? ठीक है, मुद्रा की अपसंचयन की इच्छा का फलन। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए सी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बिक्सेल थे, लोनेबल फंड थ्योरी किसने दिया था? बिक्सेल। अभी हम लोग रिवाइज भी किए थे ब्याज दर का सिद्धांत, उसमें हमने इसको चर्चा भी कि जो बिक्सेल थे वो लोनेबल फंड की जो सप्लाई है या मांग है एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो है निवेश, मात्रा, मुद्रा की अपसंचयन की इच्छा यानी होर्डिंग, होर्ड मनी, तीनों फैक्टर हैं। तो ए बी सी इसका करेक्ट। टॉबिन एक कर है किसका? टॉबिन टैक्स टैक्स विदेशी विनिमय जो हम लोग करते हैं, जो विदेशी सौदे, विदेशी ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं, उन पर टॉबिन टैक्स, तो हम टॉबिन टैक्स बोलते हैं या टॉबिन कर बोलते हैं। तो इसका सी। वैगनर 58 का, वैगनर की परिकल्पना संबंधित है किससे? वैगनर किससे संबंधित है? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। संतुलन में सम्मिलित होता है क्या क्या? भुगतान संतुलन में का शुद्ध भुगतान, युद्ध वित्त का दृश्य और अदृश्य मदों का भुगतान, बाह्य ऋणों का भुगतान। यूपी में भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का भुगतान शामिल होता है। यही क्वेश्चन होता भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों का हो।
दृश्य और अदृश्य दोनों का होगा, यानी विजिबल और आइटम्स ऑफ द पेमेंट्स। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक की सुरक्षा ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहा जाता है, बताओ भाई। पहला ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। सी है अंतर्राष्ट्रीय विकास। तो जो आईडीए है, विश्व बैंक का एक संगठन का एक समूह है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है। ये सबसे कम ब्याज दर पर लोन विश्व बैंक की आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये लगभग यूपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से तो रखा ही रहता है, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रतिमा जी समझ में आ रहा है? काजोल, जया, गुड। 61 क्वेश्चन देखिए, 61। यानी प्रशुल्क नीति संबंधित होती है किससे? प्रशुल्क जनरली किससे संबंधित होता है भाई? प्रशुल्क प्रशुल्क आयात प्रशुल्क भी होता है। ठीक है, प्रशुल्क जो है वो आयात शुल्क से भी संबंधित है, निर्यात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर करेक्ट हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह पुष्टि करता है कि अंतरराष्ट्रीय उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का स्थानापन्न है? क्यों? पहला ऑप्शन है व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। प्रतिष्ठित सिद्धांत कौन कौन से हैं? रिकार्डो जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत है, और रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो दोनों एक मान्यता है, हमने लिखाया भी है कि दोनों सिद्धांत जो हैं उत्पादन के साधनों की गतिशीलता नहीं, उत्पादन के साधन एक देश से दूसरे देश में गतिशील नहीं माने गए। तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और सी भी देख लो, हैक्सर-ओलिन का जो सिद्धांत है वो भी यही मान्यता लेके चलता है कि व्यापार के साधन जो है अगतिशील हैं, मोबाइल नहीं है, इमोबाइल। तो ए सी भी गलत हो गया। और बी व्यापार का रणनीतिक सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक थ्योरी ऑफ, ये भी नहीं है। जनरली जो व्यापार का सिद्धांत है वो ये मान्यता लेके चलता है कि उत्पादन के साधनों की नहीं है। ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों नहीं है, न तो ए न ई न ही सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 63 क्वेश्चन देखिए, 63 तरीके से पूछा है। हाँ थोड़ा सा डीपली पूछा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वही है कि आप अजम्पशन सारी पढ़ लीजिए। जितने भी व्यापार सिद्धांत हैं सबकी आपको अजम्पशन पता होनी चाहिए, यानी मान्यताएं पता होनी चाहिए। फिर से किस देश के भुगतान संतुलन खातों में डेबिट का मतलब समझते हो ना? डेबिट जाना, हमारे अकाउंट से पैसा जाना डेबिट होता है, और हमारे अकाउंट में पैसा आना क्रेडिट होता है। तो ये बताइए, आप कोई भी गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो वस्तुओं का, तो निर्यात करने से आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो क्रेडिट हुआ, डेबिट नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी का निर्यात भी करोगे उससे भी पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। तो ये भी गलत है। सी सेवाओं का निर्यात, यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी जो है क्रेडिट है, न कि डेबिट है। और चौथा ऑप्शन है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी विदेशों को एक पक्षीय हस्तांतरण, यानी विदेश में कोई आपका मित्र हुआ है
आप उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भेज रहे हो, एक पक्षीय हस्तांतरण। तो वो भेज रहे हो ना, आप पैसा भेज रहे हो, यानी आपके अकाउंट में वो डेबिट में आएगा, डेबिट एंट्री की जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ। 64 क्वेश्चन। मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? कौन सा है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख जो है सिक्योरिटी गार्ड है, एक तरह से पूरे विश्व के लिए। तो 64 का क्या हो जाएगा? डी, डब्ल्यू। उत्पादन के ह्रासमान और लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति होता है। क्या होता है? यानी अंडर द डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द विल बी। बताओ भाई क्या होगा? यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो PPC कैसा होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा? रेखा के रूप में कैसे बनेगा भाई? नतोदर, उन्नतोदर, परवलिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पैराबोलिक। क्या होगा? कॉन्वेक्स। ये भी एक तरह का कॉन्वेक्स ही है, इसको भी उन्नतोदर और सीधी रेखा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर है? यानी कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है? नहीं, अगर सीधी रेखा भी है वो भी कॉन्वेक्स कहलाती है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी बना, और ये भी कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, इसको भी उन्नत होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 66 क्वेश्चन देखिए, 66, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया द वैल्यू एडेड मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट इनकम पार्टिकुलरली इन, लिए मूल्य संवर्धित विधि का उपयोग विशेष रूप से किसमें किया जाता है? लिखवाया हुआ है आप लोग, गया है प्राथमिक क्षेत्र में। जनरली वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग होता है, GVA मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य संवर्धन विधि या उत्पादन विधि का जनरली प्रयोग किसमें किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका? 67 क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर द मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड हैड बिगन टू फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर। इस वर्ष में विश्व की प्रमुख जो मुद्राएं दूसरे के विरुद्ध करती, एक दूसरे के विरुद्ध परिवर्तित करना प्रारंभ कर दी। 1973 में जो है विश्व की अधिकांश करेंसियां जो है एक दूसरे के खिलाफ ना शुरू कर दी है, अपलोड करना। वो लचीली विनिमय दर कब आ गई थी? 1973 में। उसके पहले समझ में आया ना? तो 1973 से जो फ्लोट करना, लचीली विनिमय दर का केस शुरू हुआ, जब IMF जो है पूरी तरह गया था। समझ रहे? हाँ बेटा। प्रतिमा, मेरी आवाज जया? 68, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है
काजोल, उपानंद, जया। क्यों भाई, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? प्रतिमा बेटा, आवाज आ रही है सही से? काजोल, हाँ सर, आ रही है, कभी अब कभी ठीक है कट ना? जा रही है। है ना? ओके, चलिए। क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक क्वेश्चन पेपर है 2021 का। कल से हम लोग इंटरनेशनल शुरू करेंगे, जो कंटिन्यू चलेगा। आज क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है, पीडीएस का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार जो है पीडीएस खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी सर। जिनके पास खाना मूलभूत उनकी की आवश्यकता है वो भी नहीं पूरा हो पाता था, उनके लिए सरकार, भारत सरकार जो है ले आई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आजकल आप लोग राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल एक्ट जो आया है, NFS आया था, उसके तहत पूरे भारत में भारत सरकार जो है अनाज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कहीं ना कहीं पीडीएस के अंतर्गत ही दिया जा रहा है। मिड डे मील भी है, अन्नदाता अन्न योजना है, योजनाएं हैं जो पीडीएस के अंतर्गत काम करती हैं। 60 भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज बीन। भारत में कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्यों भाई? हाउस पारिवारिक बचतें। हाँ, हाउस होल्ड, घरेलू बचत जो बचते हैं वो पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। ये क्वेश्चन तो कॉमन है बहुत। 70 क्वेश्चन देखिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम एम्स एट, यानी मेक भारत का भाग है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? कौशल विकास देने पर, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने पर। तो इसका तीनों उद्देश्य का, उसका उद्देश्य क्या है? विनियोग और नव प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। दूसरा, कौशल विकास को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट पर एनहांस करना, संपदा को सुरक्षित करना, यानी प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो खोज है लोगों की, इनोवेशन को सुरक्षित करना। तो ये हो जाएगा इसका। तो 70 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 71 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम जनधन योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गरीबों का वित्तीय समावेशन। धन योजना क्या थी? जी, बैलेंस पे खाता खोला जाता था गरीब से गरीब तबके के लोगों का। तो फाइनेंशियल क्या है? वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है कि गरीब से गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना ही क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन। उद्देश्य नहीं है, पहला तो है, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है। प्रत्येक ग्रामीण गरीब को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। क्यों भाई? गरीब, प्रत्येक ग्रामीण बीमा सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रत्येक ग्रामीण सुरक्षा प्रदान करना ये उसमें नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक गरीब को बीमा सुरक्षा प्रदान करना ये नहीं है। बी गलत हो जाएगा, 71 का बी आंसर होगा। और सी है स्प्रेड, ये भी सही है। जनधन योजना के द्वारा भारत सरकार जो है
चाहती थी ना कि लोगों को बैंकिंग जो है, जो साक्षरता है वो जाननी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ए और सी तो सही हैं, बट हमें ढूंढना इंश्योरेंस कवर टू ईच रूरल। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा। यानी इंश्योरेंस जो है नहीं दिया जाता, खाता खोला, बीमा थोड़ी दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, 72 क्वेश्चन पे आइए। 70 कौन सी मद श्रम की सामाजिक सुरक्षा की नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेबर। सामाजिक सुरक्षा का कौन सा? मजदूरी। मजदूरी, अतिरिक्त लाभ, औद्योगिक क्षति। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ए, मजदूरी। सामाजिक सुरक्षा जो है, श्रम की सामाजिक सुरक्षा का पार्ट मजदूरी नहीं है, पेंशन है। सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाती है, मेटर्निटी बेनिफिट लाभ भी दिया जाता है, औद्योगिक क्षति, इंडस्ट्रियल अगर होती है उनका भी लाभ दिया जाता है। लेकिन मजदूरी जो है श्रम हमें नहीं आता। ठीक है ना, वेज। तो पहला ऑप्शन इसका। 73 देखिए, 73 तो बहुत आसान है, अभी हम लोग पढ़े हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 क्या होता है? 3। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइम सीरीज कैन बी फोरकास्ट मोर। निकाल श्रेणी के किस घटक का पूर्वानुमान सर्वाधिक ढंग से? सेक्युलर ट्रेंड, दीर्घकालीन उपनति का। पढ़ रहे हैं स्टैट्स में, यानी दीर्घकालीन चीजों का हम लोग जल्दी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान। लेकिन जो चीजें शॉर्ट रन में परिवर्तित होती रहती हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है एकदम अच्छे से, है ना। पूर्वानुमान सर्वाधिक सही ढंग से, सही ढंग से अनुमान आप मौसम का नहीं लगा सकते। मौसम का, हाँ, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अनुमान मोस्ट एक्यूरेटली नहीं करते हैं। ठंडी में भी बारिश हो जाती है, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना अनुमान। वैसे चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इसको भी सही ढंग से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट में जीडीपी कब बढ़ेगी कब घटेगी ये कोई नहीं प्रिडिक्ट करता, बस अनुमान लगाते हैं कितना होगा। सही ढंग का अनुमान, अब जैसे बजट में ही अनुमान लगाया कि आने वाले सालों में 7% का ग्रोथ होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में होता है? हम लोगों ने अनुमानित किया है, वो उसका डेटा बहुत। तो सही ढंग से अनुमान लगाना चक्रीय परिवर्तन में भी नहीं होता, केवल दीर्घकालीन चीजों का सही से अनुमान लगाया जा सकता है। समय हो काफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 73 का क्या हो जाएगा? जाएगा बी। ठीक है ना, दीर्घकालीन ऊपर। अल्पकालीन चीजों का आप लोग सही अनुमान नहीं लगा सकते। काल में इंसान जल्द बता दे दीर्घकाल में ये होने वाला। तो मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी आप लोग पढ़े हो। मिल्टन फ्रीडमैन ने बता दिया था कि ये जो फिलिप्स वक्र है जो बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स विपरीत संबंध होता है, वो आगे चल करके टूट जाएगा वो रिलेशन, और स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, मुद्रा जनित स्फीति किसे। देखो उन्होंने लॉन्ग रन में प्रिडिक्शन देखा, तो उसका इम्पैक्ट 5-6 साल बाद देखने को मिला। जो फ्रीडमैन ने आज कहा वो दीर्घकाल में। ठीक है ना, तो इस तरह के जो दीर्घकालीन प्रिडिक्शन होते हैं वो ज्यादा से यानी सही ढंग के होते हैं।
होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखिए सर, बताइए। कह रहा है कि यदि किसी श्रेणी का यानी Q1 की वैल्यू दी हुई है, चतुर्थक को कैसे डिनोट करते हो? म्यू से, यानी म्यू1 की वैल्यू दी हुई है ना, नहीं Q1 की वैल्यू, चतुर्थक को Q से डिनोट करते हो, तो Q1 की वैल्यू 27 है, और चतुर्थ इस प्रथम चतुर्थक जो है 27 है, और इसका चतुर्थक कितना? 17। चतुर्थक पूछ रहा है, Q3 पूछ रहा है। तो आप लोग बताओ, चतुर्थक विचलन का फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बटे 2, यही तो QD बराबर होता है। चतुर्थक विचलन बराबर क्या होता है? QD माइनस Q3 माइनस Q1 बटे 2। तो Q3 27 बटे 2, QD कितना है? चतुर्थ, तो 17, 2 को इधर लगा, 17 दूना 34। तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा? 27 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 34 प्लस 27, 34 था, 7 11 1 61, यानी Q3 कितना हो जाएगा? 61। 61 कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में हो जाएगा, बी। ठीक है ना, 75 क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? क्यों भाई, किस फार्मूला, ये फार्मूला हमने लिखवाया भी है आप लोगों को, बताइए। हाँ बेटा, जी सर। आसान, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो 75 का क्या हो जाएगा? बी, 61। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप लोग सभी लोग जानते हो का डेटा कौन कौन देता है, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, इन कौन देता है? सारस। हमने लिखवाया इस रिपोर्ट को। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, प्रतिदर्श पंजीकरण। तो एक तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी जीवन, पूछा। हाँ अच्छा, तो वाइटल जीवन समंकों का पहला डेटा भारत कौन देता है? एसआरएस। दूसरा डेटा है सर्वे, राष्ट्रीय परिवार एवं डेटा देता है। भी बताओ, 75 का आंसर क्या होगा? डी। भाई सभी लोगों को क्लियर हुआ? समझ में आया? वॉइस नहीं आ रही, अच्छा अभी क्लियर है? 70 का आंसर, जी सर। आंसर क्या है? ई, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नागरिक पंजीकरण। ये जीवन समंकों का आंकड़ा पेश नहीं करते, बाकी सब जो है जीवन समंकों का आंकड़ा पेश करते हैं, वाइटल स्टेट। इसको मैंने लिखवाया भी हुआ है इन 3
चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर। सहसंबंध गुणांक सार्थक कब होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट इफ। सहसंबंध गुणांक होता है वो सिग्निफिकेंट कब होता है, सार्थक कब होता है? जब आर यानी कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है, सहसंबंध गुणांक बटे प्रोबेबल एरर, जो संभाव्य त्रुटि है, उसका 6 से अधिक हो, तभी जो है सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है। ये फार्मूला हमने बताया भी हुआ है आप लोगों को, संभाव्य में पढ़ाया, प्रोबेबल एरर जिसको बोलते हैं पीई, इसको 77 का क्या हो जाएगा? 78 क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में किस चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट द इन नोन एज प्रायिकता बोलते हैं उसको। बताओ, क्लियर हुआ? 78 गुड। 79 देखिए क्वेश्चन आसान। लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडीइंग। लॉरेंज कर्व है वो ग्राफिक मेथड है। मीन, इंडेक्स नंबर, डिस्पर्जन, कोरिलेशन। डिस्पर्जन यानी अपकिरण की मापों में पहला ये माप है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से हम लोग विषमता की माप करते हैं, डिस्पर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब 79 का क्या हो जाएगा? बी। 80 द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलराइज्ड बाई, को किसने पॉपुलर किया भाई? हर्समैन, नक्स, थ्योरी किसने दी थी? तो बताओ, आंसर बताओ आप लोग। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी ने दी थी, किसने दी थी? हर्समैन। हर्समैन ने असंतुलित समृद्धि की जो धारणा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए 81 लिखित में से कौन सा एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आयाम नहीं है? एमपीआई का कह रहा है आयाम कौन सा नहीं है। एमपीआई के 3 आयाम, स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, क्या है बेटा? तीसरा है जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा है आप, है ना? तो 81 का क्या हो जाएगा? बी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड, यानी आर्थिक समृद्धि प्राय जोड़ी जाती है किसके साथ? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। 82 का क्या हो जाएगा? क्यों भाई? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी देश है अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है तो उसको इन्फ्लेशन लाना पड़ेगा। बिना इन्फ्लेशन के ये कहो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए असंभव है। ठीक है ना? ये भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मनी सप्लाई चाहिए। अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी,
यानी कहीं न कहीं जीडीपी में बढ़ना बिना इन्फ्लेशन, देखो ज्यादा इन्फ्लेशन भी बुरा है, बट ये इन्फ्लेशन को जीरो कर दो ये असंभव है। इसीलिए आप लोग देख कि जो एमपीसी कमेटी है, एमपीसी मौद्रिक मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य लेके चलती है। कौन सा लक्ष्य है? +-4 +-2, यानी न्यूनतम मुद्रास्फीति 2%, यानी 4 में से 2 घटाओगे 2% रहेगी। इसी रेंज में एमपीसी का टारगेट है, मौद्रिक नीति समिति का, कि मुद्रास्फीति मिनिमम 2%, अधिकतम 6% हो, इसी के बीच में, जीरो ना ही ज्यादा रहे। यानी मुद्रास्फीति जरूरी है अर्थव्यवस्था, बहुत ज्यादा भी नहीं है और न बहुत ज्यादा कम ही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए मुद्रास्फीति, तभी जो है एक कंट्री का जो है इकोनॉमिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी है ना? क्यों भाई, क्लियर हुआ? गुड। 3 क्वेश्चन देखिए, 83 क्वेश्चन पढ़िए बढ़ जाए आप लोग। 83 क्वेश्चन कह रहा है विकास संभव नहीं है, यानी डेवलपमेंट इज अ नॉट पॉसिबल विदाउट। क्यों भाई, डेवलपमेंट जो है किसके बिना संभव नहीं है? हैं? मुद्रास्फीति के बिना। अभी तो पढ़े हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला सेम ही है एकदम। सी आंसर हो जाएगा, यानी किसी भी देश का विकास मुद्रास्फीति के बिना नहीं हो सकता, यानी मुद्रास्फीति के बिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। डिमांड साइड मेथड मॉडल ऑफ ग्रोथ इज, यानी समृद्धि मांग पक्षी मॉडल क्या है? कीन्स का मॉडल मांग पक्षी था, कीन्स ने मांग पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो इसका आंसर कीन्स मॉडल। 85 क्वेश्चन देखिए। ऑफ इन्वेस्टर 2, सुम्पीटर नवप्रवर्तन की भूमि किसको? उद्यमी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो 85 क्या हो जाएगा? बी। 86 क्वेश्चन देखिए। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था? प्रदर्शन प्रभाव किसने दिया था? किसने दिया था? ड्यूजन बरी ने। ड्यूजन बरी कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया था। टोकन मनी, निम्नलिखित में से सांकेतिक मुद्रा कौन सी है? मुद्रा कौन सी होती है? धात्विक मुद्रा, धात्विक जो सिक्के सांकेतिक मुद्रा कहलाते हैं। पत्र मुद्रा को भी सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, मुद्रा को भी सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो? ये तीनों, लेकिन इसमें आंसर है ही नहीं। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। वो 87 क्लियर हुआ? हाँ, 87 का आंसर कोई नहीं है, क्यों? टोकन मनी कहलाती है सांकेतिक, तो ऑप्शन है ही नहीं है ना ए बी सी का, इसलिए 88 क्वेश्चन देखिए। 88, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट एंड करेंट डिपॉजिट्स आर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? खाता जमा है, चालू खाता जमा है, किसके घटक है? जो डिमांड डिपॉजिट आप लोग करते हैं वो बचत खाता में भी कर सकते हैं और चालू खाता में भी कर सकते हैं।
दोनों किस में होता है? दोनों मांग जमा के घटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्रीन बैंकिंग इसका मतलब क्या है? हरित बैंकिंग का डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय द बैंक, फाइनेंसिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बाय बैंक्स, नाइदर ए एंड सी। आंसर क्या हो जाएगा? किससे? एनवायरमेंटल से संबंधित है, यानी बैंक के ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी बैंकों द्वारा पर्याप्त परियोजनाओं का वित्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाइन्टी क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताओ। हाई पावर्ड मनी रिफर्स टू, जो उच्च पावर्ड मुद्रा होती है वो क्या होती है? सी प्लस आर आर, यही तो एच बराबर होता है। हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होती है? सी प्लस आर प्लस ई आर। सी मतलब व्यक्तियों द्वारा धारित मुद्रा, यानी जो पब्लिक के पास करेंसी होती है, दैट इज द सी। एंड आर क्या होती है? रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड को वांछित वांछित रिजर्व। और ई आर क्या है? एक्सेस रिजर्व, अधिक कोष। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड एंड एक्सेस रिजर्व ऑफ द एक्सेस रिजर्व बाय द आरबीआई, यानी आरबीआई के दिशा निर्देशन के अनुसार जो बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व रखते हैं वो हाई पावर्ड मुद्रा है, उच्च शक्ति मुद्रा में होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 91 देखिए, 91 वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द मनी इज सेम देन इट इज नो, यानी जब किसी भी करेंसी का आंतरिक मूल्य और अंक क्या बोलते हैं? संपूर्ण काय मुद्रा, यानी फुल बॉडीड। सर क्या हो जाएगा? बी। इसको भी मैंने बताया हुआ है। 92 क्वेश्चन देखिए, 92। A restrictive monetary fiscal policy is good way to deal with, यानी एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है किसका? अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार से नीचे रहने की स्थिति में होने वाली किसी भी स्थिति से ये नीति अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 93 क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वेलोसिटी इंक्रीजेज, यानी कीन्स का जो तरलता पसंदगी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार मुद्रा का जो वेग है, चलन वेग, वो कब बढ़ता है? जब ब्याज दर घटती है और मुद्रास्फीति की दर गिरती है। सिंपल सी बात है, अगर ब्याज दर घटती, इंटरेस्ट कम होता है तो क्या होता है बेटा? निवेश बढ़ जाता है। निवेश बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है, यानी वही पैसा अब दो चार जगह, यानी वेग, चलन वेग उसका बढ़ जाता है। तो ब्याज दर घर वेलोसिटी बढ़ती है। और दूसरा, मुद्रास्फीति गिरने से भी, मुद्रास्फीति गिर गई यानी मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में कम हो गई, मान लो पहले मनी सप्लाई 100 रुपए थी, तो 100 रुपए से 50 रुपए ट्रांजेक्शन, तो लोग तो बढ़ ही रहे हैं ना भाई, जनसंख्या तो कम नहीं हो रही ना, जनसंख्या तो खूब है। तो पहले 100 रुपए, मान लो 100 रुपए की नोट 3 जगह जो है सर्कुलेट होती थी, उसका चलन वेग वेलोसिटी 3 थी। अब 50 हो गई, तो अब 100 रुपया 3 जगह 300 का काम करता था, 50 हो गई, मनी सप्लाई कम, अब ये ज्यादा सर्कुलेट होगा ना 50। क्यों? क्योंकि लोगों के पास गया, अब यही पैसा बहुत लोगों के पास जाएगा, तो सर्कुलेशन ज्यादा होगा, यानी मनी सप्लाई कम होने से सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों।
लेकिन दोनों ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हटा दिया गया था। 94 क्वेश्चन देखिए, 94 कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जीडीआई हमने पढ़ाया आप लोगों को, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक का कौन सा इंडिकेटर नहीं है पूछ रहा है। तो बताओ जरा भाई, कौन सा इंडिकेटर नहीं है 94 वाले क्वेश्चन का। महिला की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल, ये है। फीमेल एडल्ट लिटरेसी एंड ग्रॉस इंट्रोलमेंट, ये भी है। फीमेल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये नहीं है। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण, ये जीडीआई का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, कौन बता है? महिला राजनीतिक सशक्तिकरण किसका पार्ट है? फीमेल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये जीडीआई का पार्ट नहीं है, तो किसका पार्ट है आप लोग बताइएगा। और डी महिला प्रति व्यक्ति आय, ये भी है। तो ए बी डी जीडीआई का पार्ट है, सी पार्ट नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो सी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन देता है भाई? ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? 1 2 3 यानी IFPRI नहीं, क्वेश्चन हटा दिया गया था, हटाया नहीं गया था, डी आंसर माना गया था, नहीं हटा दिया गया था इस क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमने इसको आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को याद होगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुर हंगर हेल्प, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुर हंगर हेल्प जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी, देखो IFPRI था, बहुत पहले IFPRI ही जारी करता था, बट वर्तमान में इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुर हंगर हेल्प जारी करती है संस्था। तो वर्तमान वाला तो दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया था। 96 क्वेश्चन देख, सोशल सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स विच एमंग द फॉलोइंग, यानी सामाजिक जो होती है वो किसको समाहित करती है? जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता को, डेवलपमेंट ऑफ पीपल कम्युनिटीज एंड कल्चर, व्यक्तियों समुदायों संस्कृति का विकास, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। तो कौन से फैक्टर को? 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंटल को कैप्चर नहीं करती है, ठीक है ना। तो 4 को हटा करके 1 2 3 को 1 2 3 ए जो है करेक्ट आंसर। 97 पे आ जाए, वन फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का जो है एग्जाम्पल है भाई, विद्यालय। क्या है? स्कूल। 98 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, ठीक है ना। जो जनधन योजना है, PM जनधन योजना, उसमें से कह रहा है कौन सा फीचर नहीं है इसका। पहला ऑप्शन है, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2014। क्यों भाई? PM जनधन योजना जो थी कब शुरू हुई थी? 2014 में, सही है। एम एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल, ये योजना जो थी वो सभी को वित्तीय सेवा प्रदान करती थी। सी ऑप्शन, दिस स्कीम होल्डर कैन नॉट टू रुपए क्रेडिट कार्ड। क्यों भाई? रुपए विड्रा कर सकते थे? नहीं। और इस योजना में खाते के लिए किसी सत्यापित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता
पूछा क्या है, पूछा है गलत, तो गलत, तो इस क्वेश्चन आ दिया गया। 99 क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? गोवर्धन योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? है जैविक खेती पर ध्यान देना और जैविक गैस देना, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग और जनरेटिंग द बायोगैस, बी और डी। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन 2 सही है, तो इसको भी 100 क्वेश्चन देखिए। मॉडल लीजिंग बिल हैज बीन प्रपोज्ड बाय द विच एमंग द फॉलोइंग? लैंड लीजिंग बिल हमने अभी आप लोगों को नीति आयोग में पढ़ाया था। नीति आयोग जो है प्रस्तावित किया था ये मॉडल लैंड लीजिंग बिल, तो इसका आंसर नीति आयोग। सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्यों भाई, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं आप लोगों को? बताइए। जी सर, हमको लगता है लगभग 7-8 क्वेश्चन हटाए गए थे। सबसे बड़ी चीज है ना, यूपी एमपी वगैरह क्वेश्चन कि उनको हटाना पड़ता है। अब देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये लोग 2-2 ऑप्शन कर दिए हैं सही, यानी सो करके या पी करके। अरे कॉल कर लिए हैं।